ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के बिल पर कृषि बिल की कहानी। जी हां, दिल्ली के बिल पर कृषि बिल की कहानी किस तरीके से आगे बढ़ रही है आपको समझाते हैं। JNCTD अमेंडमेंट बिल 2021 भी कृषि कानूनों की तर्ज पर पास हो गया। इसको लेकर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ध्वनिमत से पारित हुआ। हालांकि बीजू जनता दल यानी कि BJD और YSR कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। साफ तौर से कहा कि सर्वसम्मति से बिल को पास नहीं किया गया। UAPA के घटक और TMC ने भी इसका विरोध किया है। UAPA के जो घटक दल हैं TMC, उसने भी इसका विरोध किया है। JNCTD 2021 बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग उठी है। अब जिस तरीके से कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा, एक बार फिर से JNCTD को लेकर भी लगातार ये कहा जा रहा है कि सभी की सहमति से सरकार ने इस बिल को पारित नहीं किया, बल्कि जिस तरीके से कृषि कानूनों को लेकर तमाम जो बातें कही जाती हैं वही JNCTD को लेकर भी कही जा रही है। कृषि कानूनों की तर्ज पर ही इसको भी पास कर दिया गया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ध्वनिमत से इसको पारित कर दिया गया है और बीजू जनता दल और साथ ही YSR कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। साफ तौर से ये कहा गया कि लोकसभा राज्यसभा में बिना सहमति के, सभी दलों की सहमति के बिना ही इसको पास कर दिया गया। UAPA के घटक और TMC ने भी इसका विरोध किया है और साथ ही JNCTD 2021 बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के विपक्ष लगातार मांग कर रहा है। कोरोना को लेकर SBI की विशेष रिपोर्ट आपको बताते हैं। कोरोना को लेकर SBI की रिपोर्ट आई है जिसमें साफ तौर से कई बातों का जिक्र किया गया। SBI के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष का आकलन है, एक आंकड़ा वो पेश कर रही है और आंकड़े के साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना की सेकेंड वेव का पीक अप्रैल के मध्य में होगा। जो कोरोना की सेकेंड वेव है उसका पीक अप्रैल के महीने में होगा, अप्रैल के मध्य में होगा। लॉकडाउन की रणनीति सफल नहीं हो रही है। लॉकडाउन लगाने की जो रणनीति बनाई गई अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से या फिर केंद्र की सरकार की तरफ से, वो सफल नहीं हो पा रही है। केवल मास इनोक्यूलेशन के एकमात्र रास्ते के तौर पर उसको देखा जा रहा है। हालांकि यूरोपियन देशों ने और सख्ती से लॉकडाउन का रास्ता चुना है। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने सख्ती की पालना की, सख्ती से लॉकडाउन का रास्ता भी चुना। वो सख्ती हिंदुस्तान में दिखाई नहीं दी और इसीलिए वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन की जो रणनीति रही सरकारों की तरफ से वो असफल होती हुई दिखाई दे रही है। सेकेंड वेव जो आ गई है उसका जो पीक होगा वो अप्रैल महीने के मध्य में होगा, जिसके बाद से एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है। इसको लेकर भी तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन SBI का मत यूरोप का रास्ता ज्यादा कारगर नहीं होगा। अब ये भी साफ तौर से कहा गया है, SBI का मत ये भी है कि यूरोप का रास्ता, जो यूरोपियन देशों में रास्ता अपनाया गया है, वो रास्ता ज्यादा कारगर नहीं हो पाएगा। सफलता तभी मिलेगी जब जनता में मास इनोक्यूलेशन का काम चलाया जाएगा। इसको लेकर भी कहा जा रहा है जब जनता जागरूक होगी, मास इनोक्यूलेशन का असर दिखाई देगा तो उसके बाद ही इसको सफल माना जाएगा, क्योंकि लोगों की लापरवाही साफ तौर से दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है, केसेस में लगातार उछाल है। इसलिए भी साफ तौर से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में लोग लापरवाह बने हुए हैं। हालांकि कई राज्य की सरकारों ने लॉकडाउन की दृष्टि को लेकर भी लॉकडाउन लगाया जाएगा या फिर नहीं लगाया जाएगा, उन हिस्सों में जहां से केसेस लगातार निकल रहे हैं उसको लेकर मंथन भी हो रहा है। वो महाराष्ट्र हो या फिर राजस्थान हो या फिर देश के अलग अलग हिस्से हो जहां से केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन SBI का एक आंकड़ा भी सामने आया या फिर एक जो आकलन किया गया SBI की तरफ से, उसके आधार पर मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांत घोष का यह आकलन है। वो कह रहे हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव का जो पीक होगा वो अप्रैल के महीने के बीच में होगा। अब अभी से हालात इसमें बेकाबू हो रहे हैं। जब अप्रैल का बीच का महीना सामने होगा, अप्रैल मध्य में जब हम होंगे तो वहां पर कैसी स्थिति होगी, इसको लेकर भी कई बातें हैं। हालांकि जो लोगों की लापरवाही है अगर वो कम हो जाती है तो फिर कोरोना की भयावह स्थिति से देश बच सकता है। ये भी SBI के आकलन में कहा गया है। रेल भवन को बचाने की रेलवे मंत्रालय की कवायद है। रेल भवन को बचाने की रेलवे मंत्रालय की कवायद है। सेंट्रल विस्टा प्लान के अनुसार रेल भवन व कई और मंत्रालयों के भवन तोड़ना प्रस्तावित। इसके साथ ही 2 साल पहले बनी विदेश मंत्रालय की इमारत भी शामिल है। रेल मंत्रालय ने रेल विकास निगम को जिम्मा इसके लिए सौंपा है और रेल मंत्रालय की किसी भूमि पर नया रेल भवन बनाया जा सकता है। इसको लेकर कहा जा रहा है, लंबे वक्त से इसकी मांग भी होती रही है, इस पर विचार भी किया जाता रहा है। कई मंथन भी इसको लेकर किए गए। रेल भवन को बचाने की रेलवे मंत्रालय की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्लान के अनुसार आपको बताएं कि रेल भवन व कई और मंत्रालयों के भवन तोड़ना प्रस्तावित है और 2 साल पहले विदेश मंत्रालय की इमारत भी इसमें शामिल जो बनी थी वो भी इसमें शामिल है। साथ ही रेल मंत्रालय ने रेल विकास निगम को इसके लिए जिम्मा सौंपा है। जिम्मेदारी रेल मंत्रालय ने रेल विकास निगम को दिया है। रेल मंत्रालय की किसी भूमि पर नया रेल भवन बनाया जा सकता है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है।
पश्चिम बंगाल में टांग पर टहलती राजनीति क्या है, ये पूरी खबर आप समझिए। पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में टांग पर टहलती राजनीति, लोकसभा राज्यसभा में भी पहुंचा था बंगाल का चुनावी मसला, चुनावी तूफान, लेकिन नई मंजूर हुई टीएमसी सांसदों की सत्र छोटा करने की अपील। ये खबर भी है, लगातार इसको लेकर भी कई बातें निकलकर सामने आ रही है कि टीएमसी के सांसदों ने ये मांग रखी थी, अपील की थी कि सत्र को छोटा करना है, लेकिन इसको मंजूरी नहीं मिली। अब बंगाल में ममता दीदी की टांग पॉलिटिक्स के चर्चे हो रहे हैं। बंगाल में क्योंकि चुनाव पहले फेज के लिए वोटिंग भी और साथ ही ममता दीदी की टांग पॉलिटिक्स को लेकर तमाम चर्चाएं भी चल रही हैं। हालांकि 1967 में इंदिरा भी नाग को लेकर चर्चित रही थी, सुर्खियों में रही थी। इंदिरा के बाद ममता पर भी मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे हैं। लगातार बीजेपी यही आरोप लगाती आई है ममता सरकार पर। वही ममता की चुनावी वैतरणी बंगाली बनाम बाहरी के सहारे है। अब ममता को जिस नारे के साथ आगे बढ़ रही है पश्चिम बंगाल में, उसमें सफलता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। बीजेपी जिस तरीके से वहां पर आधार मजबूत कर रही है, ममता की कोशिश है कि बीजेपी को वहां पर मजबूती ना मिले। लेकिन अब क्या बंगाली बनाम बाहरी का जो रास्ता अख्तियार किया है ममता बनर्जी ने, उसमें सफलता मिलेगी? इसको लेकर भी कई बातें हैं। सीएम फेज को लेकर अशोक लाहिड़ी पर भी भाजपा पीछे रही। अब वहां पर सीएम का चेहरा कौन होगा, वो अलग अलग दलों की तरफ से, टीएमसी की तरफ से खुद हो या फिर बीजेपी की तरफ से हो या फिर अलग मोर्चा कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ की तरफ से जो वहां पर तैयार किया गया है उनकी तरफ से होगा। इसको लेकर अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं है। इसीलिए बंगाल में बाहरी बनाम भीतरी का जो नारा ममता दीदी देती हैं उस पर कितना वो सफल हो पाएंगी या फिर नहीं होंगी, लेकिन उसके इतर टांग पॉलिटिक्स की चर्चाएं बंगाल में जोरों से चल रही है। सुशील मोदी की असली जगह क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में आर्थिक मंत्रालय में स्थान पाएंगे सुशील मोदी? इसको लेकर भी तमाम बातें कई वक्त से सामने निकल कर आ रही हैं। सियासी गलियारों में भी चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में आर्थिक मंत्रालय में स्थान सुशील मोदी को मिलेगा, मिल भी पाएगा? सरकार और संगठन उनकी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के कायल हैं। सरकार हो या फिर संगठन हो, उनकी बुद्धिमत्ता को लेकर, उनकी तर्क शक्ति को लेकर, जो एक्टिवनेस उनकी है उसको लेकर भी कई बार तारीफें उनकी होती हैं। सरकार हो, संगठन में उनकी जो भूमिका है उसको लेकर भी कई बातें। और संसद के बजट सत्र में भी 2 बार किया सरकार का बचाव। इसको लेकर भी सरकार और संगठन हमेशा से उनके कायल दिखाई देते हैं। पेट्रोल डीजल पर अपने कौशल से विपक्ष के मंसूबे नाकाम किए। पेट्रोल डीजल पर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर दिखाई दिया, महंगाई को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए और उन सवालों का जो मुकम्मल जवाब दिया सुशील मोदी ने, उसको लेकर कहा जा रहा है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। अब क्या केंद्रीय मंत्रालय में उनको कोई जगह मिलेगी, अपना जगह वहां पर बना पाएंगे? इसको लेकर कई बातें हैं, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। जगन मोहन की बढ़ सकती है मुश्किलें। जस्टिस एनवी रमन्ना पर जगन मोहन ने लगाए थे आरोप। अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि जगन मोहन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं या फिर बढ़ सकती हैं। जस्टिस एनवी रमन्ना पर जगन मोहन ने आरोप लगाए थे और साथ ही जमीन के मामलों से लेकर सरकार को अस्थिर करने तक के कई किस्म के आरोप लगाए गए। और साथ ही चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने किया परंपरा का पालन। बोबडे ने अगले सीजीआई के लिए जस्टिस रमन्ना के नाम की सिफारिश की है और साथ ही 24 अप्रैल को जस्टिस रमन्ना चीफ जस्टिस बनने की संभावना उनकी जताई जा रही है। कर्नाटक में नैतिकता के नए पैमाने, जी हाँ, कर्नाटक में जो नैतिकता है उसके कई पैमाने किस तरीके से सेट किए जा रहे हैं, पूरी खबर आपको समझनी होगी क्योंकि सेक्स सीडी मामले में रमेश जारकीहोली को देना पड़ा इस्तीफा। इसको लेकर कहा जा रहा है कि कई बातें वहां पर भी हालांकि इस सीडी कांड के बाद से उभर कर सामने आई हैं। 6 मंत्रियों ने अदालत से रोक लगाने की गुहार लगाई। अब मंत्री के सुधाकर ने कहा कोई दूध से धुला नहीं है, सभी 225 विधायकों की जांच होनी चाहिए। साफ तौर से ये कहा जा रहा है कर्नाटक में कि कोई भी दूध का धुला नहीं है, सभी 225 जितने भी विधायक हैं उनकी जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि उनके दूसरी महिलाओं से संबंध है भी या नहीं है। सब मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हैं, जांच हो तो हकीकत सबके सामने आ जाएगी। सिद्धरमैया, एचडी कुमारस्वामी पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए गए। श्रीकांत शर्मा का अंदाज, जी हाँ, इन दिनों यूपी में बिजली सुधारों को लेकर उठा रहे क्रांतिकारी कदम, जिसको लेकर श्रीकांत शर्मा की काफी तारीफ भी हो रही है। उनके बढ़ते कद को लेकर भी तमाम बातें कही जा रही हैं। इन दिनों यूपी में बिजली सुधारों को लेकर कई क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं। बिना समस्या मुफ्त बिजली को पहना रहे अमलीजामा। अब बिना किसी बाधा के, समस्या के मुफ्त बिजली को अमलीजामा वो पहना रहे हैं, जिसको लेकर भी चर्चाएं उनकी हो रही हैं। जल्द ही बिजली बिल रिचार्जिंग सिस्टम शुरू करने में वो जुटे हैं और जल्द ही किस तरीके से आम लोगों को राहत मिले, ये कोशिश भी उनकी है। जो वादे बिजली को लेकर किए गए थे उनको पूरा करना है, कई बार वो कहते भी रहते हैं। और जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, जो उनके कार्य करने की शैली है, उसको लेकर भी वक्त वक्त पर उनकी तारीफ होती रही है।
अमिताभ ठाकुर से मुक्त हुई उत्तर प्रदेश की सरकार। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो सकता है हरियाणा में अशोक खेमका के साथ भी। अमिताभ ठाकुर से किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार मुक्त हुई है, ये खबर किसी से छुपी हुई नहीं है और कुछ ऐसा ही हो सकता है हरियाणा में अशोक खेमका के साथ। 2015 में सामने आया था मुलायम अमिताभ का विवाद। अब 2015 में जब विवाद सामने आया था, खूब सुर्खियां इसके बाद दोनों ने ही बटोरी थी। हालांकि दागियों को गार्ड ऑफ ऑनर के विरोध में भी रहे अमिताभ ठाकुर। अब अमिताभ की बेदाग छवि ब्यूरोक्रेसी में चर्चित भी है। अब इसको लेकर भी वक्त वक्त पर चर्चा होती रहती है कि अमिताभ की बेदाग छवि है और ब्यूरोक्रेसी में चर्चा इस बात को लेकर। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अमिताभ ठाकुर से मुक्त हो चुकी है। हरियाणा में भी यही हो सकता है अशोक खेमका के साथ। राजस्थान में 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अब उपचुनाव सिर पर है, उपचुनाव का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। राजस्थान में भाजपा के प्रत्याशी घोषित 3 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। तीनों प्रत्याशी बीजेपी के सतीश पूनिया के जीते तो पूनिया के कद में वृद्धि होगी। तीनों जो प्रत्याशी हैं वो सतीश पूनिया के हैं। सतीश पूनिया ने ही उनको आगे किया। अब अगर वो तीनों ही जीतते हैं, तीनों ही सीटों पर जीत हासिल होती है बीजेपी को, तो उनके कद में जाहिर सी बात है कि वृद्धि होगी। राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी, सहाड़ा से डॉक्टर रतनलाल जाट, सुजानगढ़ से खेमाराम मेघवाल। साथ ही कोर कमेटी से फ्री हैंड के बाद पूनिया ने भेजा था दीप्ति का नाम। कोर कमेटी ने फ्री हैंड दे दिया सतीश पूनिया को, प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी के। और साफ तौर से खबर ये कि दीप्ति का नाम उन्होंने आगे किया था। और सहाड़ा में जाट, गुर्जर, भील, ब्राह्मण को साधने की पूरी कोशिश बीजेपी ने की है। अब इसका कितना असर या फिर कितना लाभ मिलता है चुनाव में, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। सुजानगढ़ से संगठन ने खेमाराम पर भरोसा जाहिर किया है। ऐसे में तीनों सीटों पर अच्छे परफॉर्म से बढ़ सकता पूनिया का कद, ये बातें चल रही हैं सियासी गलियारों में। रिश्वतखोरों को पकड़ने के लिए डीजी एसीबी बीएल सोनी का नया प्रयोग है। रिश्वतखोरी पर किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाया जाए, ये कोशिश भी है। और रिश्वतखोरों को पकड़ने के लिए डीजी एसीबी बीएल सोनी का नया प्रयोग है। शिकायतकर्ता के पास रकम नहीं होने पर एसीबी मुहैया करवाएगी रिश्वत की राशि। और 1 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड के लिए सरकार पर दबाव नहीं डाला। करप्शन निरोधक ब्यूरो के पास सरकारी माल खाने में है 4 करोड़ रुपए और इनमें से 1 करोड़ 12 लाख रुपए रंगे हाथ पकड़े गए अधिकारियों से मिले और 2 करोड़ 80 लाख रुपए घरों में छापेमारी जांच के दरमियान बरामद किए गए। अब तक किसी भी की कार्रवाई के दरमियान परिवादी ही देता था रिश्वत की राशि और ऐसे में परिवादी की राशि कोर्ट कार्रवाई में फंसने से होती थी परेशानी। अब बीएल सोनी को इस नए प्रयोग के लिए तारीफें भी मिल रही हैं, उनकी सराहना भी की जा रही है। करौली में इस बार भी नहीं आयोजित होगा कैला देवी का लक्खी मेला। करौली में इस बार भी नहीं आयोजित होगा कैला देवी का लक्खी मेला। कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। कोरोना का दायरा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में मेला अगर होता तो कोई बड़ी परेशानी सामने आ सकती है। इसको लेकर कोरोना संक्रमण के चलते ही जिला प्रशासन ने फैसला लिया है, निर्णय लिया है। कैला देवी मंदिर ट्रस्ट की अभिशंसा पर जिला प्रशासन ने निर्णय लिया और चैत्र मेले में प्रतिवर्ष आते हैं 40 से 50 लाख श्रद्धालु। गत वर्ष भी कोरोना के चलते नहीं हुआ था मेले का आयोजन, इस बार भी मेले का आयोजन नहीं हो पाएगा।